गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज्योति ओझा। क्लास में बना रही थी, एक बार हुई थी, फिर उसके बाद एरर आ गया था, फिर दोबारा क्लास बनाई तो जाके बन पाई। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं टाइम से ही ट्राई कर रही थी। हम्म। और बताइए आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोग की सही से? नोट्स वगैरह बना रहे हैं आप लोग? ओके। राखी शांतनी शांतनी राय। ओके। ओके। ठीक है। ओके। राखी, आपने जो मैसेज किया था कि आप वो क्लास देख चुकी हैं, ठीक है। पहले की जो क्लास थी उस क्लास में और इस क्लास में थोड़ा अंतर है। इसमें थोड़े और कंटेंट है ना? तो आप ये क्लास देखिएगा, आपको कुछ और जानने को मिलेगा। पहले भी मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा और कुछ कंटेंट इसमें और भी ऐड हुए हैं पहले की अपेक्षा। इसको आप एक बार देखिएगा। ओके। ओके राखी। तो अगर आप लोग फ्री हैं तो क्लास अटेंड किया करिए, लाइव क्लास अटेंड किया करिए आप लोग। ओके। आ गई बात समझ में? चलिए अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को, या क्लास स्टार्ट किया जाए? चलिए बात की क्लास। ओके ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आपका मेटाफिजिक्स हो गया था, है ना? अब हमको क्या पढ़ना है? एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग वो भी देख लेंगे। ओके। और थियोलॉजी हो गया था, जिसमें हम लोग ईश्वर की बात करते हैं। ओंटोलॉजी की बात हो गई थी, सत्ता शास्त्र की। तीसरा आपको पढ़ना था कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के बाद आप पढ़ेंगे एपिस्टेमोलॉजी। ओके। कॉस्मोलॉजी किसका पार्ट है? ये कहाँ चला गया? जो कॉस्मोलॉजी है वो मेटाफिजिक्स का पार्ट है। ओके। कॉस्मोलॉजी ठीक है, सबको दिख रहा है सही से? वॉइस मेरी क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें विश्व से संबंधित समस्याओं को, जो चीज उसमें सत्य है, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं, मतलब दर्शन की नजर से जब हम पूरे इस ब्रह्मांड को जब देखते हैं तो वो किसके अंदर आती है? वो आता है कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। ओके। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पहले क्या है, पहले मैं आपको जिसका निचोड़ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ओके, सिंपल वे में। और बाकी जो किताबी भाषा है वो फिर तो आपके सामने होती ही है। तो हाँ, यस होती तीसरी क्लास है। तो इसका क्या है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सिंपल वे में बता रही हूँ, ये भी चीज़ आपके आपने नोट्स में लिख सकते हैं, तो आपको क्या है वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। और बाकी जो बुकिश चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको तो मैं आपको बता रही थी, उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं आपको जब सिंपल वे में जो चीज़ समझा देती हूँ वो आप समझ जाएंगे, तो ये बातें जब आप पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। कॉस्मोलॉजी आपने पढ़ते, सृष्टि शास्त्र पढ़ते तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने बताया कि इसमें विश्व की बात हुआ होती है कि विश्व में क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटती हैं। इसको दार्शनिक तरीके से हम देखते हैं। ओके।
तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या है डिटेल में। विश्व से संबंधित समस्याएं ही सत्य यथार्थ है, इसका संबंध विकासवाद से अधिक है। विश्व की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न विश्व विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, सिंपल सी बात इसमें है कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जब हम कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस मतलब पूरी सृष्टि, जब हम सृष्टि का उसमें अध्ययन करते हैं और दार्शनिक तरीके से उन चीजों को देखते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है हमारा कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। ओके, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि विश्व की उत्पत्ति प्रकृति ने की है। तो जब हम विश्व के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे रची, कैसे बनी, क्या हुआ, ये राखी यूनिट फर्स्ट है। तो इसमें क्या है, जो आपसे क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्वेश्चन है या किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि विश्व की उत्पत्ति प्रकृति ने की, तो किसके बारे में बात की जा रही है, विश्व के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो ये किस में आता है, कॉस्मोलॉजी। ये प्रश्न से मतलब कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि किस टाइप की चीजें इसमें हो सकती हैं। विश्व ने, ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है इसमें भी, सृष्टि की बात हो रही है। ईश्वर अनंत तथा सर्वव्यापी है। ओके, ईश्वर ने सभी गुणों को बनाया, परंतु उसमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन ओवरऑल ईश्वर आए हैं, लेकिन ओवरऑल बात क्या की जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात की जा रही है। तो मतलब दार्शनिक तरीके से हम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। तो ये किस में आता है, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेटाफिजिक्स आपका खत्म हो गया। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, तत्व मीमांसा, जब हम तत्व के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्ञान मीमांसा, मतलब किसी चीज से हमको क्या ज्ञान मिल रहा है, हम इस पे फोकस करेंगे। ओके, जैसे कि आपके सामने मान लीजिए नेचर है, आपके सामने कुछ भी है, नेचर आपको दिख रहा है, या नेचर में कोई चीज आपको, फूल, पत्ती, पेड़, कुछ भी दिख रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप इपिस्टेमोलॉजी की निगाह से देख रहे हैं, मतलब दर्शन की ज्ञान मीमांसा अगर आप उसमें देख रहे हैं। तीन तरीके का मैंने बताया था ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। ओके, तो जब हम लोग प्राकृतिक चीजों में देखेंगे, इसमें किस तत्व से कोई चीज, जैसे हम पेन का उदाहरण दिए थे कि ये किस तत्व से मिलकर बनी है, जब हम इसके पदार्थ की चीजें देखेंगे तो किस में आ जाती है, ये मेटाफिजिक्स में आ जाती है। अब हमको पढ़ना है इपिस्टेमोलॉजी, पढ़ना है ज्ञान मीमांसा, मतलब ये अगर पेन है या फिर मान लीजिए कोई भी चीज मेरे हाथ में, समझ लीजिए कोई फूल है, कोई पौधा मेरे हाथ में है, उससे हमें क्या क्या ज्ञान ज्ञान मिला, जैसे कि आपके आसपास क्या प्रकृति दिख रही है, तो आपको उस प्रकृति से क्या ज्ञान मिला, आप उसको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका इपिस्टेमोलॉजी में आता है, इसको बोलते हैं इपिस्टेमोलॉजी। Epistemology, the philosophical study of the nature, origin and limits of मानव ह्यूमन नॉलेज। ओके, मानव का जो ज्ञान है उस पर इसको डिपेंड करता है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इपिस्टेम, और दूसरा का क्या होता है, लोगोस, मतलब रीजन और नॉलेज। अगर हमको कोई नॉलेज मिल रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसकी उसकी उत्पत्ति क्या, वो चीज वो कहाँ से मिल रही है, मतलब ओवरऑल चीजें हमारा किस पे डिपेंड है, ज्ञान के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा। मतलब ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये किसमें आता है, इपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। Accordingly, the field is something refers to as the theory of the knowledge। इसको क्या बोलते हैं, theory of the knowledge भी बोलते हैं, कि अगर कोई पेड़ है, इससे हमको क्या क्या नॉलेज मिल रहा है, तो ये किसके अंदर आए, अगर मतलब हम दार्शनिक तरीके से इसको देख रहे हैं कि इसके नॉलेज को देखना चाहते हैं, इससे क्या क्या नॉलेज मिला, क्या क्या फायदा मिला, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो ये किसके अंदर आता है, ये होता है दर्शन का इपिस्टेमोलॉजी आ गया। ठीक है, ये किस चीज से मिलकर बना है, तो किसका आएगा, अगर हम एक पेड़ को देख रहे हैं कि एक पेड़ किस चीज से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या तत्वों का यूज हुआ है, तब क्या होता है, तो फिर वो क्या होगा, मेटाफिजिक्स होगा या इपिस्टेमोलॉजी होगा या फिर एक्सियोलॉजी होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। तो अगर हम किसी पेड़ का तत्व देख रहे हैं कि किन पदार्थ से मिलकर बना है, तो वो क्या होगा, मेटाफिजिक्स है कि इपिस्टेमोलॉजी है कि एक्सियोलॉजी है। इपिस्टेमोलॉजी कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं।
बस याद रखिए कि आप लोग ना हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान दीजिए उस चीज को, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स का मतलब ये होता है कि तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी तो सामने दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ज्ञान मीमांसा है। अभी दो आप समझ लीजिए, ठीक है। हमने आपसे क्या पूछा कि जब हमको ये ध्यान में देना है कि कोई पेड़ है वो किन तत्वों से मिलकर, तत्व का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया पदार्थ पूछे तो आप लोग गड़बड़ हो गए उसमें, ओके, नहीं समझ में आया। तो ऐसा ही एनटीए में क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग खोल की चीजों को ध्यान में पढ़ना पड़ेगा। तत्व का क्या मतलब, किन तत्व से मिलकर बना या किन पदार्थों से मिलकर, बात तो एक ही हुई ना। तो जहां हम तत्व की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, तो वहां किसकी बात होती है, वेरी गुड रॉय, ये हो गया मेटाफिजिक्स हो गया, यही क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे ना, ठीक है। आप समझ में आ गया। जहां ज्ञान की बात है, मतलब एक पेड़ है, हमें उससे क्या क्या ज्ञान मिल रहा है, उससे हमको क्या क्या चीजें मिल रही है, उससे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का हमको नॉलेज हुआ ना, इससे हमको लकड़ी मिल रही है, टिम्बर मिल रहा है, तो हमको इसका नॉलेज हुआ, तो हमें इसका ज्ञान हुआ। तो ज्ञान मीमांसा का अगर हम दर्शन की दृष्टि से अगर हम किसी चीज का ज्ञान वाली चीज देखेंगे, उससे क्या क्या चीजें हमको मिल रही, क्या क्या हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ओके। तो ये किस में हो जाएगा, आपका एपिस्टेमोलॉजी में हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ज्ञान मीमांसा के प्रमुख प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन टाइप की चीजों को हम दार्शनिक तरीके से सोचते हैं ज्ञान मीमांसा को प्राप्त करने के लिए। किसी चीज का हमको एपिस्टेमोलॉजी देखना है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 3-4 प्रश्न। पहला क्या है, ज्ञान क्या। अगर हमको ज्ञान के बारे में कुछ हमको दार्शनिक तरीके से समझना है कि ज्ञान क्या है, ठीक है, ज्ञान की संभावना है भी या नहीं है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या। तो यहाँ सब किसकी बात हो रही है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, नॉलेज की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञान मीमांसा मतलब की एपिस्टेमोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है मूल्य मीमांसा, ठीक है, मूल्य मीमांसा, ठीक है। तो जो एक्सियोलॉजी है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है, एक्सियोस, इसका मतलब होता है मूल्य या कीमत। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मूल्य का अध्ययन करते हैं, ओके। स्टडी ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी। किसी भी चीज की वैल्यू, अगर आप मान लीजिए कि सिंपल सा उदाहरण, मैं बार बार एक ही चीज का उदाहरण दे रही हूँ कि ताकि आप लोग को चीजें रिलेट करके आप सीख सके उसको। ये पेन है, आपके सामने पेन है, इसका अभी हमने क्या देखा, मेटाफिजिक्स देखा, एपिस्टेमोलॉजी देखा। अब हमको देखना है एक्सियोलॉजी, मतलब मूल्य। इसका पॉजिटिव क्या है, मूल्य का ये मतलब होता है, मूल्य का मतलब यहाँ पे दर्शन में पैसे से नहीं होता, रुपया पैसे से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मतलब होता है मूल्य का कीमत, ठीक है, ऐसा नहीं है। मूल्य का यहाँ दूसरा मतलब है, कीमत से यहाँ मतलब ये हो गया कि इसका मतलब पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये हमको क्या पॉजिटिव चीज दे रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये पॉजिटिव चीजें है ना। कोई गलत काम भी होता है तो ये क्या है, नेगेटिव, मतलब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, इसका मूल्य क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वैल्यूज, आप इसको वैल्यूज होते हैं ना, कि हर आदमी की अपनी अपनी कुछ न कुछ वैल्यूज होती है, उसका कुछ न कुछ रूल्स होते हैं लाइफ जीने के। 1 मिनट, सॉरी। तो हर आदमी का क्या होता है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज होती है, यानी मूल्य होता है ना। आप समझ रहे हैं ना एक्सियोलॉजी का मतलब। यहाँ कीमत से नहीं है, यहाँ मतलब कुछ पॉजिटिव चीज से है, कि अगर एक पेन है, इससे हमें पॉजिटिव चीज क्या मिल रही है, इससे हम लिख रहे हैं, इससे काम हो रहा है, इससे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा होता है एक्सियोलॉजी, जहाँ पे हम क्या है, मूल्यों का अध्ययन करते हैं। अगर एक पेड़ है, उससे क्या मिल रहा है, उससे बहुत सारी चीजें मिल रही है, पॉजिटिव चीज भी है, उससे निगेटिव चीज भी है, होती है ना। तो वो क्या है, वहां पे एक्सियोलॉजी होती है। और जब हम मूल्य की बात करते हैं तो एक्सियोलॉजी होती है, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी होती है, जब हम तत्व की बात करते हैं तो क्या होता है, मेटाफिजिक्स। ये तीन चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी फिलॉसफी जो मतलब बहुत सारे इसमें दिए गए हैं आपको
इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, तभी आप उसको समझ सकते हैं। आप जो भी फिलॉसफी भी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, न्याय वगैरह, तो उसमें क्या है, सब में आपको ये तीनों चीजें समझनी पड़ेंगी। ज्यादातर ये वेस्टर्न फिलॉसफी में ज्यादा यूज होता है। इसके क्या होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या हो गया, इथिक्स हो गया, दूसरा लॉजिक, और तीसरा क्या होगा, एथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है आचार मीमांसा। हाँ, वेरी गुड राखी। मूल्य सही है या गलत, सही है, और सही हो तो क्यों, हाँ सही है, ये सही है तो या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही है, वेरी गुड। ये क्या हो गया, मूल्य मीमांसा, मतलब उसके मूल्य के ऊपर, उसकी वैल्यूज क्या है, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, इस चीज को देखना सिंपल वे में, ये क्या होता है, मूल्य मीमांसा होता है। ओके। आचार मीमांसा में क्या, इसके जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्जियोलॉजी, उसमें तीन ब्रांचेज होती है, इथिक्स, एथिक्स और एथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके इथिक्स कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है, लॉजिक, मतलब लॉजिकली तरीके से हम किसी चीज को देखते हैं कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। और जो तीसरा जो होता है, सौंदर्य मीमांसा। सौंदर्य मीमांसा का यहाँ पे मतलब ब्यूटीफुल से नहीं है कि कोई बहुत खूबसूरत है तो हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर सौंदर्य बहुत है। तो यहाँ सौंदर्य क्या है कि वो क्या अच्छाई है उसके अंदर, ठीक है, वो मानव जाति के लिए कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये यहाँ पे आता है सौंदर्य मीमांसा में, एथिक्स में। ओके, ये तीनों आपको क्लियर हो गए, इथिक्स, लॉजिक एंड एथिक्स। हो गया क्लियर आप लोग को तीनों, आगे चले। अब यहाँ पे एक ओवरऑल तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ओके, फिलॉसफी हो गई, आपने पढ़ लिया, अब उसको थोड़ा सा एक समराइज वे में देख लीजिए ताकि एक चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, पहला क्या हुआ आपका, मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स का आपने क्या पढ़ा, ओंटोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, मतलब जिसमें ईश्वर की बात होती है, और कॉस्मोलॉजी पढ़ लिया जिसमें ब्रह्मांड की बात हो रही है, और कॉस्मोलॉजी इसका क्या हो, विश्व की बात हो रही है। और ये क्या हो गया, एक मिनट, थियोलॉजी होगा जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, धर्म की बात करते हैं। ओके, दूसरा आपका क्या पढ़े आपने, इपिस्टेमोलॉजी। इसकी भी दो चीजें होती है, अज्ञेयवाद और संदेहवाद। संदेहवाद में होता है कि हर चीजों को क्या कहते हैं, सस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, मतलब ये चीजें सही हैं कि नहीं सही हैं। और जो अज्ञेयवाद होता है, इसमें क्या होता है, जो चीजें जैसी हैं उसी हिसाब से क्या की जाती है, चीजों को एक्सेप्ट कर ली जाती है, कोई भी इसमें संदेह नहीं होता। और मूल मीमांसा का हमने क्या पढ़ा, एथिक्स और इसका लॉजिक। तो लॉजिक का उतना यूज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसमें दो ही चीजें शो कर रही हैं, लेकिन लॉजिक भी कहीं कहीं होता है, देखा जाता है, कहीं कहीं रहता है। देखिए अब ये क्या है, ये आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। हाँ, जो हमारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, मतलब कि भारत के जो फिलोसफिकल है, भारत का जो भारतीय दर्शन है, इनके अलग अलग स्कूल हैं। ओके, ढेर सारे स्कूल हैं जहाँ आपको 9 तरीके के स्कूल दिखाई दे रहे हैं। और ये स्कूल जो है, ये जो फिलोसफी जो दर्शन है, वो किसने दिया, उसके प्रवर्तक कौन है या फाउंडर कौन है, कुछ भी आप कह लीजिए, ये चीजें कभी कभी आपको एनटीए में मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है कि किसको आपको किससे मिलाना है, तो ये याद रखिए गया। तो यहाँ पे क्या है, एक मैं चार्ट के तरीके से बना दी हूँ तो सारा एक ही जगह आ गया है। ओके, तो न्याय दर्शन किसने बनाया था, अक्षपाद ने। इसका हिंदी भी, आप हिंदी देख लीजिए तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अक्षपाद गौतम ने क्या बनाई थी, न्याय प्रणाली। न्याय दर्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसने बनाया था, अक्षपाद ने बनाया था। और महर्षि कणाद ने क्या बनाया था, वैशेषिक प्रणाली बनाई थी, ये आप में नहीं है। और कपिल मुनि ने क्या बनाया था, सांख्य दर्शन बनाया था, जो आप में है, आपको पढ़ना है। पतंजलि ने क्या बनाया था, योग प्रणाली बताई थी, ये भी आपको पढ़ना है। जैमिनी ने मीमांसा प्रणाली बताई थी, जो आप में नहीं है, ठीक है। वादरायण ने क्या पढ़ाया था, व्यास की वेदांत प्रणाली, जो हम लोग वेदांता अभी पढ़ेंगे आगे। गौतम बुद्ध ने क्या बनाई थी, बुद्ध प्रणाली बनाई थी। महावीर स्वामी ने क्या बनाई थी, जैन प्रणाली बनाई थी। और चारवाक ने चारवाक प्रणाली बनाई थी। ओके,
मतलब कि अलग अलग इंडियन स्कूल है, अलग अलग भारतीय दर्शन है, और कौन किसने बनाया ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ओके, न्याय किसने बनाया था? अक्षपाद ने बनाया था। वैशेषिक किसने बनाया? महर्षि कणाद ने। और सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने दिया। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने दिया। मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ने दिया। वेदांता किसने दिया? वदनायन व्यास ने दिया। और बुद्ध जो बौद्ध दर्शन था वो किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। जैन सिस्टम किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। और चारवाक किसने दिया? चारवाक ने दिया था। ठीक है, चारवाका के नाम पे चारवाक दर्शन पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स क्या होते हैं। ओके, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हो गया कि क्या है? आस्तिक। यहाँ देखिए लिखा है आस्तिक और वैदिक। जो ऑर्थोडॉक्स होता है और हेटेरोडॉक्स दो तरीके के हैं। तो ऑर्थोडॉक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि ये लोग गॉड को मानते हैं और प्लस वेद को मानते हैं। और ये लोग क्या होता है? हेटेरोडॉक्स होते हैं जो न ही गॉड को मानते हैं और न ही वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं। वेरी गुड राखी, आप अच्छे से पढ़ रही हैं और भी अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। तो इतना समझ में आया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें नाम दिए गए हैं कौन किस में आता है। अभी आगे की स्लाइड में आप देखिए कि जो मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इतने दर्शन जो है वो किस में आते हैं? ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। और बाकी किस में आते हैं? चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये किस में आते हैं? हेटेरोडॉक्स में आते हैं। तो मैंने आपको जो यूट्यूब वाली क्लास ली थी उसमें जो लोग देखे होंगे तो मैंने बताया था कि ऑर्थोडॉक्स को याद करने का एक सिंपल सा सूत्र है, क्योंकि जो हेटेरोडॉक्स है और सॉरी ऑर्थोडॉक्स बहुत जाता है, हेटेरोडॉक्स कम है, तो हम क्या करेंगे? कम वाले को याद करेंगे। इसकी क्या क्या है उसका फॉर्मूला? जेसीबी, मतलब जे फॉर क्या होता है? जैनिज्म होता है। सी फॉर चारवाक होता है और बी फॉर बुद्धिज्म होता है। देखिए चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना। तो आपको याद रखना है जेसीबी। जेसीबी सबने देखी है। तो जो जेसीबी है वो क्या है? हेटेरोडॉक्स है, मतलब नास्तिक दर्शन है। और बाकी जितने भी हैं वो क्या है? ऑर्थोडॉक्स हैं। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन अगर डीप में पूछा जा रहा है आपसे, ये घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि मीमांसा और सांख्य ये क्या करते हैं? ये भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो गॉड पर भी बिलीव करते हैं, प्लस वो वेद पर भी बिलीव करते हैं। ये पढ़ा था ना ऑर्थोडॉक्स का। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि मीमांसा और सांख्य दर्शन ऐसे हैं दो दर्शन जो ये क्या करते हैं? ये गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? वेदों में बिलीव करते हैं। तो ये तो भी ये किस में रखे जाते हैं? ऑर्थोडॉक्स में, आस्तिक में रखे जाते हैं। अभी जैसे हम लोग अपने बोलचाल की जो भाषा होती है इसमें आपने क्या पढ़ते हैं कि जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो क्या है? वो आस्तिक है, जो नहीं करते वो नास्तिक है, यही समझते हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स होता है, यहाँ पे क्या लिया था? यहाँ वेदों की अथॉरिटी लिया थी, कौन वेदों की अथॉरिटी मान रहा है और कौन नहीं मान रहा है, इसके बेस पे आस्तिक नास्तिक का डिवाइडेशन हुआ है। तो सिंपल सा आपको क्या पढ़ना है? हेटेरोडॉक्स नास्तिक दर्शन कौन है? जेसीबी नास्तिक, और बाकी क्या है? आस्तिक है। लेकिन बाकी सब जितने दर्शन है वो क्या है? जैसे वेदांत हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, ये दोनों को मानते हैं। ये गॉड को भी मान रहे हैं, वेद को भी मान रहे हैं। लेकिन सिर्फ मीमांसा, सांख्य क्या होते हैं? ये गॉड को नहीं मानते, ये किसको मानते हैं? सिर्फ वेद को मानते हैं। लेकिन फिर भी इनको ऑर्थोडॉक्स में रखा गया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स का डिवाइडेशन कैसे हो रहा है? वेदों की अथॉरिटी से हो रहा है कि कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको? एक बार हिंदी देख लीजिए। मीमांसा, वेद, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन्हें क्या कहते हैं? रूढ़वादी बोलते हैं। हाँ, जेसीबी से हिला दो एजुकेशन को, है ना। और नेट अच्छे से क्लियर कर लो सब लोग। मीमांसा और स्वांग क्या है? ईश्वर को संसार का रचयिता नहीं मानते, फिर भी उन्हें आस्तिक कहा जाता है। चारवाक, बौद्ध और जैन उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। जेसीबी वाली ट्रिक सब लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन सिस्टम है इंडियन फिलोसफी के। इंडियन फिलोसफी के क्या क्या कॉमन सिस्टम है, किस पे ये इंडियन फिलोसफी बेस्ड है। ओके, अभी जो आप लोग की पहले वाली क्लास चली थी, इसके पहले वाला जो बैच था जिसमें राखी हैं, तो वो वाले बैच का टाइम बहुत कम था, है ना। 2 मंथ में हम लोगों ने
पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। तो उसमें क्या था, उसमें चीज़ें बहुत जल्दी हुई थी और थोड़ी चीज़ों को क्या करना था, थोड़ी चीज़ों को कम करके भी पढ़ाना पड़ा था, क्योंकि टाइम नहीं था उस समय और मैंने 2-2 क्लास लेके क्लास पूरा कराया था। तो बहुत जल्दी करा, मतलब कवर करना। अभी क्या है, अभी आप लोग के पास 3.5 महीने हैं, थोड़ा-सा 2-2 क्लास भी मैं बाद में लेने लगूँगी, तो 4 महीने हो जाएँगे आपके, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा डीप में थोड़े अच्छे से कवर होंगे, थोड़े आराम-आराम से, बहुत भागम-भाग नहीं रहेगी, ओके? तो ये थोड़ा-सा इसमें आपका प्रॉफ़िट होने वाला है, इस क्लास में, इस बैच में, है ना? उस वाले बैच में तो तुरंत एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद तुरंत ही आपका डेट आ गई कि 2 महीने, 3 महीने बाद आपका पेपर है, यही हुआ था ना उसमें। इसलिए ऐसा हुआ था कि टाइम कम था आप लोग का बैच में। अभी आपके पास बहुत टाइम है, हम लोग आराम-आराम से धीरे-धीरे पढ़ेंगे और अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ओके? और भी कोई अगर सजेशन आप लोग को चाहिए तो आप, और मतलब आप लोगों को कोई देना है सजेशन, तो आप लोग दे सकते हैं। तो कुछ दिन हम लोग पीवाईक्यू की भी क्लास रखेंगे। अभी जो ये वाली क्लास खत्म हो जाती है, इंडियन फिलोसफी की क्लास खत्म हो जा रही है, तो एक दिन पीवाईक्यू की क्लास ले लेते हैं, ओके? ठीक है ना सबको? क्योंकि पीवाईक्यू करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कुछ कॉमन सिस्टम है इंडियन फिलोसफी के, मतलब जो हमारी भारतीय दर्शन है वो किस पे आधारित है, ओके? इस पे आधारित है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो जो सांसारिक रियलिटी है, जो सांसारिक रियलिटी है उस पे ये बेस्ड है, मतलब जो चीजें प्रत्यक्ष दिख रही हैं उस पे ये बेस्ड है, जो भी। रॉय आप भी बोला करिए, ठीक है? आपको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? द रियलिटी ऑफ द सेल्फ, ठीक है? सेल्फ की रियलिटी पर आधारित है। द लॉ ऑफ द कर्मा, कर्म पर विश्वास करती है। ट्रांसमाइग्रेशन में, इनिशियल परमिशन एंड अल्टीमेट ऑप्शन में, बॉन्डेज में, लिबरेशन में, द मीन्स टू लिबरेशन, प्रमाणास, ओके? हिंदी में भी देख लीजिए। जो आप में लॉजिक की बात होती है, जो अगर फर्स्ट पेपर में दिया है ना ढेर सारे लॉजिक, उसमें उसमें दर्शन है मुक्ति के साधन में, मतलब ओवरऑल जो एम होता है वो क्या है, मुक्ति का प्राप्त करना ही हमारा भारतीय दर्शन का ओवरऑल एम है, ओके? मुक्ति, बंधन, बंधनों से मुक्ति होना, प्रारंभिक निराशावाद और प्रारंभ आशावाद। शुरू में क्या है, निराशावाद दर्शन में देखी जाती है और बाद में क्या हो जाता है, आशावाद हो जाता है। स्थानांतरण, जो इसमें क्या होता है, दर्शन में स्थानांतरण भी होता है, ज्ञान का एक स्थान से दूसरे स्थान, कर्म का नियम है, स्वयं की वास्तविकता और दुनिया की हकीकत। इन सारी चीजों पे क्या है, हमारी इंडियन फिलोसफी क्या है, बेस्ड है। अब देखते हैं हम लोग का आपका पॉइंट क्या है, फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो अलग अलग लोगों ने इसको बताया है कि जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, वो हमारे एजुकेशन में क्या है, क्या रोल प्ले करती है, ठीक है? तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं कि जो रॉस है, रॉस ने क्या बोला था, एजुकेशन इज द डायनेमिक सिस्टम ऑफ द फिलोसफी। दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन का क्या है, गतिशील पक्ष है। जो हमारा दर्शन है वो क्या है, वो शिक्षा का क्या है, गतिशील पक्ष है, या फिर शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, या फिर दर्शन गतिशील पक्ष है, ठीक है? मतलब कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दर्शन के शिक्षा नहीं होगी और बिना शिक्षा के कोई दर्शन। जब आपके पास शिक्षित नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप किसी भी चीज का दार्शनिक तरीके से विचार कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, तो संपूर्ण ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है, शिक्षा से मिलता है। इसलिए ये क्या बोला गया है, शिक्षा दर्शन का क्या है, गतिशील पक्ष है। गतिशील पक्ष का मतलब कि बदलता हुआ, हर आदमी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे हमने पेड़ वाला जो एग्जांपल लिया कि हर पेड़ को दिखने का क्या है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अलग अलग तरीके से हर चीज को उसको दिखता है। मतलब दर्शन का मतलब क्या, कि अपना विचार, सोचने समझने की शक्ति, यही होता है ना दर्शन। तो अलग अलग लोगों ने क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। शिक्षा की कला दर्शन के बिना कभी भी पूर्ण स्पष्ट प्राप्त नहीं करेगी। हाँ, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है? और जेंटाइन ने बोला है कि दर्शन के बिना शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के सटीक प्रकृति को समझने में विफलता होगी, ओके? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या एम है,
इसका करिकुलम कैसा होता है? एम ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी मतलब शैक्षिक जो शैक्षणिक दर्शन होता है वो क्या करता है? गाइड द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन बाय सजेस्ट सुटेबल एम फ्रॉम द डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ एंड सेलेक्टिंग द मीन्स अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो हमारा दर्शन है, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, जो हमारा शैक्षिक दर्शन है वो क्या करता है? जो जीवन की विविधताएं हैं उसमें हमको अच्छे से उसको देख के समझ के निपटने की क्या करता है? साधन उपलब्ध कराता है। ठीक है? और हमारा क्या करता है? शिक्षा के अकॉर्डिंग क्या है? हमारा मार्गदर्शन होता है। तो ये हमारा क्या है? शैक्षणिक दर्शन का उद्देश्य है। अब देखिए इसमें करिकुलम कैसा होता है? जो एजुकेशनल फिलॉसफी हेल्प करिकुलम डिजाइनर टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एबिलिटी। जो एजुकेशनल फिलॉसफी होती है इसमें क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हमको अपना करिकुलम डिजाइन करने में भी सहायता मिलती है। आप मान लीजिए कि आपको किसी बच्चे का करिकुलम बनाना है, ओके? किसी हमारे छोटे बच्चे का करिकुलम बनाना है, आपको क्लास 2 के बच्चे का करिकुलम बनाना है और आप उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके अंदर वो गुण नहीं है कि किसी भी चीज़ को फिलॉसफिकल तरीके से, दार्शनिक तरीके से आप उसको देख जाएँ कि क्लास 2 के बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा? उसकी नीड क्या होगी? उसकी एबिलिटी क्या होगी? इन सबको देख के ही तो आप उसका करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे। और आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है तो क्या आप कर पाएँगे उसको? अच्छा करिकुलम बना पाएँगे उसके लिए? नहीं बना पाएँगे करिकुलम। तो हमको एजुकेशनल फिलॉसफी है वो किसमें हेल्प करती है? करिकुलम डिज़ाइन में हेल्प करती है, मतलब करिकुलम बनाने में भी हेल्प करती है। इसमें डिसिप्लिन क्या होते हैं? एजुकेशनल फिलॉसफी आल्सो डिटरमाइन द मेजर फॉर द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि अलग-अलग क्षेत्र, क्या-क्या इसमें क्षेत्र हो सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी में। टीचर्स एंड द स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट का देखिए, इट इज द एजुकेशनल फिलॉसफी व्हिच डिटरमाइन द रोल एंड क्वालिटी ऑफ टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इन डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट को जो समाज में जो विविधताएं हैं, जो चीजें चल रही हैं, मतलब कि एक टीचर के लिए क्या जरूरी है, एक साथ छात्र के लिए क्या जरूरी है, दोनों का सामंजस्य इसके द्वारा होता है। अब प्रशासन का देख लीजिए आप लोग, हिंदी भी एक बार देख लीजिए। अनुशासन का मतलब क्या हो गया? शिक्षा दर्शन भी अनुशासन के स्वरूप का अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण करता है। ठीक है? शिक्षक और छात्र का क्या है? यह शैक्षिक दर्शन है जो विविध समाज में शैक्षिक के साथ साथ छात्र की भूमिका और गुणवत्ता पर भी निर्धारित करता है। मतलब कि दोनों की क्या चीजें हैं, क्या करने से अब टीचिंग अच्छी होगी, क्या करने से लर्निंग अच्छी होगी, तो दोनों पे ये क्या है? पूरी तरह से केंद्रित है। प्रशासन का देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का है। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, इनका क्या है? किसी प्रकार के स्कूल प्रशासन को अपनाना चाहिए कि ज्ञान शैक्षिक दर्शन और शिक्षा दर्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये लोकतांत्रिक या अधिनायकवादी व्यवस्था में एक स्कूल स्थापित करने में मदद करता है। मतलब कि एजुकेशनल फिलॉसफी का इनको भी नॉलेज होना चाहिए जिसके द्वारा ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अपना प्रशासन है, वो अच्छे से लोकतांत्रिक तरीके से चला पाए। ओके, तो यहाँ आपकी फिलॉसफी खत्म हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोई भी एक नया, इसमें फिर हम लोग कोई भी एक नया टॉपिक उठा लेंगे जो फिलॉसफी का होगा, चाहे सांख्य पढ़ लेंगे, चाहे वेदांत पढ़ लें, कोई भी पढ़ लेंगे, योग दर्शन पढ़ लें। ओके, जैसा कि अभी आपकी यूट्यूब पे क्लास हुई थी, बुद्धिज्म पे क्लास हुई थी ना आपकी थोड़ी सी। आगे हम लोग बुद्धिज्म वाला करते हैं, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लीजिए आप लोग बुद्धिज्म में। तो ये ओवरऑल जो एक फिलॉसफी की जो समरी थी वो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं, मेन क्या पढ़ेंगे? फिलॉसफी का पढ़ेंगे, दर्शन का पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या दर्शन पढ़ेंगे? जो आपने लिखा है तो उसमें आपके हैं बुद्धिज्म। ओके, तो बुद्धिज्म में कहाँ तक हो गया था, किसी को याद है कुछ?
प्रवज्जा और उपसंपदा, है ना, यही हुआ था ना आपका। इससे पहले मैंने एक दिन क्लास ली थी बुद्धिज्म पे, ऐप पे क्लास है आपकी बुद्धिज्म पे, तो लास्ट आपका हमें लग रहा है प्रवज्जा और उपसंपदा की बात मैंने किया था, वहीं से था। अब इसमें देखते हैं कि एम ऑफ द एजुकेशन कैसा था, ये शायद मैंने पढ़ाया था। हाँ ज्योति, ओके, थैंक यू। चलिए आप पढ़ लीजिए, आपका इसमें एम ऑफ द एजुकेशन कैसा था। ओके, अब आप लोग को ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छा है। बुद्धिज्म में जो भी आपने ऐप पे जो पढ़ा था वो आपके ठीक है। आपकी जो क्लासेस यूट्यूब पे होती है ना, आप उसको देख सकते हैं, जो पेड बच्चे हैं वो भी यूट्यूब की क्लासेस दे सकते हैं। ओके? लेकिन आपका जो कोर्स है, पूरा कोर्स आपका ऐप पर ही आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कोई टेंशन न लीजिएगा कि आधा यूट्यूब पे चल रहा है, आधा ऐप पे चल रहा है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब की क्लासेस आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो क्लासेस आपको ऐप पर भी दी जाएंगी, ऐप पर भी पढ़ाई जाएंगी आपको क्लासेस। तो आपको जो नोट्स बनाना है, जो भी चीजें करनी है आपको, आपको किसका करना है, आपको ऐप पे जो पढ़ाया जा रहा है उसी का आपको नोट्स बनाना है, उसी को चीजें को आपको लेके आगे चलना है। यूट्यूब की क्लासेस फ्री लर्नर के लिए है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको मैं वहाँ यूट्यूब पे डिस्कस कर लिया करूँगी। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही क्लासेस होती हैं। ओके, और बाकी क्लासेस आपके लिए ऐप पे ही 4 डेज है, उसमें आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। और जिस दिन मुझे मतलब ज़रूरत लगेगी कि आपका सिलेबस पीछे हो रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी शुरू कर दूँगी, मतलब एक दिन में आपकी 2 क्लासेस भी लेनी शुरू कर दूँगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके राखी, इसमें देखिए क्या हम लोग निर्वाणा के बारे में पढ़ चुके थे कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति है, वही क्या है, जीवन का मीनिंग है। और इसमें एम ऑफ द एजुकेशन, ये मुझे लग रहा है मैं इसको पढ़ा दी थी आपको। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ये क्या है, गौतम बुद्ध का जो है बौद्ध दर्शन है, उसमें क्या जो मठों में शिक्षाएं दी जाती थी, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी एजुकेशन का एम था। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब कि शारीरिक और बौद्धिक, बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना भी उसका एम था। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उनको धर्म की और अध्यात्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी, जिससे उनका ओवरऑल विकास हो सके। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको संरक्षित करके रखना, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इसमें शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हुए, अशोका के जो पुत्र वगैरह थे, ये लोग बाहर जाके भी क्या किए, प्रचार प्रसार किए बौद्ध धर्म का। तो इसमें ये भी चीजें थी कि जो बौद्ध धर्म है उसको क्या है, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको मतलब संजो के रखना है, और उनकी जो बौद्ध की जो टीचिंग्स है बौद्ध धर्म के बारे में और भी लोगों को बताना है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ नॉन वायलेंस, इसमें क्या है, अहिंसा की भावना का विकास करने के बारे में बात हुआ, यानी हिंसा कैसे पुरजोर विरोध हुआ। इसमें करिकुलम कैसा होता था, यहाँ से पढ़ना है कि जब मठों में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, तो उनका करिकुलम कैसा होता था, तो उनको क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थी, उनको क्या दी जाती थी, डाइंग की शिक्षाएं, मतलब कि जो रंगाई होती है, समझ रहे हैं, जैसे कि आपका कपड़ा होता था जो हमें होता है ना, चंदेरी वर्क, चुनेरी, वो क्या चुनरी प्रिंट बोलते हैं, जो राजस्थानी प्रिंट होता है, लड़कियों को बात ज्यादा समझ में आएगी ये बातें। तो उनकी भी शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन जब उनको मठों में शिक्षाएं दी जाती थी, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म की जो उसमें था, उनको वोकेशनल से जोड़ के, मतलब व्यावसायिक शिक्षाएं दी जाती थी, ताकि बच्चा क्या हो सके, अब जो उसका टीचिंग्स, उसकी जो लर्निंग पूरी हो जाए, तो आगे आने वाले जीवन में उसको व्यावसायिक शिक्षा काम दे सके, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके।
तो इसमें क्या डाइंग की मतलब रंगाई करने की शिक्षा दी जाती थी, प्रिंटिंग की दी जाती थी, एग्रीकल्चर की यानी कृषि की दी जाती थी, कॉमर्स की दी जाती थी और अकाउंटेंसी मतलब लेखा जोखा की शिक्षा दी जाती थी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जो वो उस समय कॉटेज जो लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उनकी भी शिक्षाएं दी जाती थी। और क्या क्या पढ़ाया जाता था उनको, सांग के बारे में, योगा के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, वेदांता के बारे में, स्टडी ऑफ द एनिमल्स लाइक एलिफेंट मतलब कि जो हमारे जीव जंतु हैं उनके बारे में भी उनको शिक्षाएं दी जाती थी। एलिफेंट के बारे में, हॉर्स के बारे में, मतलब और भी चीजें हैं, इसमें दो चार चीजें आपको दिखा रही हैं बस, लेकिन और भी चीजें, स्नैक्स के बारे में। एवरी वन वॉज फ्री टू चूज हिज सब्जेक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो सबसे बड़ी चीज थी कि हर आदमी तो पूरी तरह से स्वतंत्रता थी कि वो कोई भी सब्जेक्ट उसमें चूज कर सकता था, जो उसको अच्छा लगता था उस हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ओके, तो उनका करिकुलम कैसा था, ओवरऑल ऐसा करिकुलम। मेथड्स ऑफ टीचिंग, उस समय जो शिक्षा होती थी मोस्टली में मठ में शिक्षा होती थी, तो कैसे होती थी, किस मेथड में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ओरल टीचिंग दी जाती थी, डिस्कशन मेथड भी होता था। ओरल मतलब कि टीचर अपना कुछ ना कुछ बोल रहा है, ठीक है। और डिस्कशन मेथड का मतलब स्टूडेंट टीचर क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। टूर्स टूर्स वगैरह भी ले जाए जाते थे उन लोग को, टूर वगैरह के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी। कॉन्फ्रेंस होते थे, जो संगीतियाँ हुई, प्रथम बहुत संगीति, द्वितीय तृतीय हुई ना, तो वो क्या थी, वो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस थी, मतलब अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह के विद्वान आके आपस में किसी एक बात पे चर्चा करते थे, उसको बोलते थे कॉन्फ्रेंस। और मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब कि ध्यान की भी शिक्षाएं दी जाती थी, मतलब मेडिटेशन के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। ओके, ओरल टीचिंग मतलब मौखिक शिक्षण दिया जाता था, बहस के द्वारा यानी डिस्कशन के द्वारा, टूर्स वगैरह ले जाए जाते थे, सम्मेलन कराए जाते थे और ध्यान लगाने के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। मतलब ओवरऑल जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो कैसे आएगा, वो ध्यान के द्वारा ही आता है। अब हम लोग देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन, जो बौद्ध का टाइम था, बौद्ध धर्म का जो टाइम था, उसमें वुमन एजुकेशन क्या थी, बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। शुरू शुरू में वुमन जो थी, जो महिलाएं थी, उनको मठों में प्रवेश पूरी तरह से क्या थे, वर्जित थे। लेकिन बाद में उनके एक शिष्य के द्वारा आग्रह करने पे क्या हो गया, उनको मठों में जाने की आजादी मतलब या अनुमति दे दी गई थी। तो फिर उसके बाद ये भी हुआ कि जब औरतें मठों में जाने लगी तो वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं रह गया। तो एक हम लोग जो पढ़े हैं, एक ये भी कारण था बौद्ध धर्म का, जो धीरे-धीरे गिरता गया ग्राफ उनका, कम लोगों से जुड़ने लगा, तो वो भी हुआ ऐसा। तो वो किससे, वो वुमेन्स के कारण ही माना जाता है उसको। उसमें पूरा कारण नहीं, लेकिन कुछ एक कारण वो भी था। बौद्ध काल के दौरान महिला शिक्षा अपने सबसे निचले स्तर पे थी, मतलब शुरू-शुरू में महिलाओं को उसमें जाने की अनुमति ही नहीं थी, मठों में उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। केवल महिला लोग इस अर्थ में तिरस्कृत थी और भगवान बुद्ध ने उन्हें सभी बुराइयों का क्या माना था, स्रोत माना था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में मठों में महिलाओं को प्रवेश न देने की सलाह दी थी, लेकिन कुछ समय बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के कारण बौद्ध ने अपनी सौतेली माँ, सबसे पहले की सौतेली माँ को लगभग 500 महिलाओं के साथ उनको बिहारों में अनुमति दी और उसके बाद उन लोगों ने भी अपना मठों के काम में शुरू किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीजें बची हुई हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, कल आपकी क्लास रहेगी 4 बजे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी बताना है, कुछ भी कोई सजेशन या फिर किसी को कुछ पूछना है। हाँ, पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में दे देती हूँ, है ना। पीडीएफ मुझे पहले ही देनी थी, इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है और फिलॉसफी का पीडीएफ आप लोग को देना है ना। लेकिन दोनों का पीडीएफ मैं ऐप पे डाल दूंगी इस पे। ओके, और हो गया, और कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो मैं क्लास एंड करूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सबको। कल भी आपकी 4 PM क्लास होगी।
कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर आज की क्लास हम ज्वाइन करते हैं।